वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई होगी। इससे पहले बीते कल दिन बुधवार था, अदालत में सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कल भी पेश की गई थी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। आज केंद्र सरकार और जो नए वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल हैं, उन्हीं को लेकर अदालत के सामने दलीलें रखी जाएंगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 150 के करीब याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर दोपहर 2 बजे एक बार फिर से ये मामला आज सुनवाई के लिए आएगा। इससे पहले कल जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो फिर अदालत की तरफ से इस मामले पर कोई निर्देश नहीं दिया गया। तो ये बड़ी खबर है, कल सुनवाई हुई है, आज सुनवाई का सिलसिला फिर से आगे बढ़ेगा। दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से पहले समझ लेते हैं। निपुण, कल सुनवाई हुई, करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। आज फिर से दोपहर 2 बजे अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। आज की सुनवाई से क्या उम्मीद की जा सकती है, सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए। रोमाना, आज की सुनवाई से ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट संभवतः औपचारिक नोटिस जारी करेगा, केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब का मौका देगा, या फिर शायद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले को किसी हाई कोर्ट के पास सारे मामलों को भेज दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय होगी, कहाँ होगी, कब होगी और किस तरह से होगी, क्या सवाल होंगे जिन पर विचार किया जाएगा। इन बातों के अलावा जिस बात पर सबसे ज़्यादा निगाह है वो है कि जो नया संशोधन कानून है वक्फ को लेकर, उसके कुछ जो विवादित मुद्दे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतरिम रोक लगा देगा। तो ये रोक पर सबसे ज़्यादा निगाहें लोगों की जमी हुई है। कोर्ट ने इंडिकेशन दिया था, संकेत दिया था इस तरह की अंतरिम आदेश का, लेकिन अभी दलीलें बची हुई हैं सॉलिसिटर जनरल की और वक्फ कानून के समर्थक कुछ याचिकाकर्ताओं की। ऐसे में ये सुनवाई आज दोपहर 2 बजे जारी रहेगी। क्योंकि निपुण सहगल, सुनवाई लंबी चल सकती है इस पूरे मामले पर आने वाले समय में, और सरकार की तरफ से नया कानून जो है इसको नोटिफाई कर दिया गया है, अमल में ये आ चुका है। इसी वजह से वो निर्देश, कुछ प्रावधानों पर रोक वाले, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कदम बढ़ाया जा सकता है। निपुण, बिल्कुल, देखिए, कुछ मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। कल क्या हुआ था? कल कोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को कहा कि आप अपनी बातों को बताइए, कौन सी मुख्य बातें हैं। तो ये कुछ बातें निकल कर आई, जिसमें से एक था कि अगर सरकार के साथ ही वक्फ बोर्ड का विवाद है, कोई संपत्ति पर सरकार कहती है कि सरकारी संपत्ति है, तो उसका फैसला कलेक्टर करेंगे, जो कि एक सरकारी अधिकारी ही हैं, और जब तक अगर वो फैसला जब तक वो देख रहे हैं इसको, तब तक उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी पार्शियलिटी है, एक तरह से हो जाएगी, सरकार के पक्ष में सरकार का अधिकारी ही होगा। एक बात इस पर विवाद थी। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नए एक्ट में गैर मुस्लिमों को भी जगह दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता जो है वो परेशान है कि ये नहीं होना चाहिए था। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं लाखों की संख्या में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो वक्फ की संपत्ति जिनको माना जाता है। नए कानून के बाद वो डीनोटिफाई हो सकती हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसके उपयुक्त कागजात नहीं होंगे। तमाम वजहों से वो डीनोटिफाई हो सकती हैं, और अगर वो डीनोटिफाई हो गई तो अलग अलग लोगों का, इंडिविजुअल्स का या कहीं पर सरकार का भी कब्जा उन पर हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जब तक इस पर विचार नहीं हो जाता है तब तक इन प्रावधानों को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर संपत्तियां डीनोटिफाई एक बार हो गई तो लीगल राइट्स दूसरे लोगों के भी पैदा हो जाएंगे जिनका दावा उस संपत्ति पे बनेगा। तो फिलहाल कोर्ट के विचार तक इन बातों को विराम दे दिया जाए और कोर्ट अंतिम फैसला ले ले, ये कोर्ट की मंशा है। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर ये जो सुनवाई चल रही है, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जो वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि वक्फ कानून में सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन विरोध करने वाले सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पहले दिन की सुनवाई को, और क्या उम्मीदें आप? आज जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो सुप्रीम कोर्ट के बिंदु उठाए, उसका सरकार की तरफ से जवाब आएगा, जो भी उनके वकील खड़े होंगे। लेकिन हमने जो ये सवाल उठा था जब हमारे जेपीसी में, कि साहब आप कैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रख देंगे, तो ये सवाल बार बार उठा रहे थे, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि समय समय पे हमारे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से,
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उस फैसले में हुआ है कि ये विधि सम्मत एक निकाय है, ये धार्मिक संस्था नहीं है। और वक्फ व यूजर खत्म करने पर भी सवाल उठे। जो हमने वक्फ बाय यूजर खत्म किया है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं खत्म किया है, और मस्जिद है, खानका है, कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है, और वहाँ पे नमाज होती है, तो चाहे डीड हो या ना हो वो वक्फ रहेगा। ये स्पष्ट तो है बिल में। तो संकेत मिले कि कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भावनाओं में या किसी मतलब जिस तरह से आंदोलन है उस पर नहीं, वो मेरिट पे जाती है। जो पिटिशनर्स के वकीलों ने सवाल उठाए हैं उन्होंने आज सरकार के पक्ष की तरफ से भी सुनवाई करने का अवसर दिया है, तो इससे साफ है कि दोनों पक्ष को सुनना चाहते हैं। को उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा में पास होगा ये कानून? 100%। 6 महीने हमने मेहनत किया। वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कानून के जरिए तो दरअसल देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल एक संकेत कोर्ट की तरफ से आया है कि एक अंतरिम रोक लग सकती है कुछ प्रावधानों पर इस कानून में, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग वही सवाल उठाए हैं जो हमने जेपीसी में कांग्रेस ने उठाए थे, माने नहीं गए थे, अस्वीकार कर दिए थे। जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में उठाए थे वही सारे सवाल चिंतित कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी चिंता हमें थी। अब प्रैक्टिस, वक्फ बाई प्रैक्टिस, अब साबित करो 5 साल से आप मुस्लिम हो, मुस्लिम ला मानते हो, अब आप साबित करो बहुत सी बातों को। और जो सबसे खतरनाक बात ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को कर दें, हमने उसे दूसरे शब्दों में कहा था कि दूसरे धर्म के, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों को, उसमें गैर धर्म के लोग, भाजपा बहुत गंदा घटिया खेल खेल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले की वो उम्मीद कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष रशीदी ने ओवैसी पर निशाना साधा है। बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे, तो इससे और भी ये उम्मीद ज़ाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट का हक़ और इख्तियार दिया है वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्त प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, एसी में बैठकर मुसलमानों को ललकार रहे हैं। जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है, मुसलमान की मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही। कहाँ मुसलमान के खिलाफ तलवार लटकी है भाई? कौन से मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है? ये सिर्फ भड़काने वाली बात है। मुसलमान असदुद्दीन अवैसी जो है, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन अवैसी जो है आने वाले वक्त के जिना बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, मैं साफ तौर से कहता हूँ, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज पटना में महागठबंधन की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। बैठक 2 बजे पटना में आरजेडी ऑफिस पे शुरू होगी। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी शामिल होंगे। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सूत्रीय बता रहे हैं आज की जो बैठक है इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे महागठबंधन के नेता। बैठक में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, गठबंधन के दलों की समन्वय समिति में किस किस को शामिल किया जाए, साझा चुनाव प्रचार अभियान और चुनाव रणनीति किस रूप में आगे बढ़ाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो महागठबंधन की ये बैठक और उससे पहले कांग्रेस का नीतीश कुमार को ऑफर। नीतीश साथ आते हैं तो स्वागत है, ये शकील अहमद की तरफ से कहा गया है।
नीतीश कुमार एनडीए में असहज हैं। वहीं शकील अहमद खान से जब सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई है, बार बार सीएम चेहरे का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। में सीएम कैंडिडेचर पे कोई बातचीत नहीं होनी, वहाँ पर क्या क्या बातें होंगी तो उसके बाद ही तो आप लोगों से मुलाकात होगी ना। चर्चा अगर किसी भी विषय पर होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो तेजस्वी जी ने बात कही है अपने प्रेस में वहाँ दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि आगे चल के इस पर बातचीत हो जाएगी। उसको मैं सेकंड करता हूँ, आप ये मान लीजिए। लेकिन पार्टी तो करेगी, तेजस्वी ही चेहरा है मुख्यमंत्री कहेगी। अरे और तेजस्वी जी हमारे विधानसभा में तमाम पार्टियों के प्रतिपक्ष के नेता हैं, हम लोग वहाँ उनको नेता भी मानते हैं, तो इस सवाल को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ऑलरेडी नेता हमारे हैं, आज उनके अध्यक्षता में ही बैठक हो रही है। क्या कुनबा बढ़ भी सकता है महागठबंधन का? हमेशा कहा है आपके माध्यम से भी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी, कि देखिए इस देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही बढ़िया से स्पेल आउट कर दिया है। हम गोडसेवादियों के साथ कभी भी न गए हैं न जाएंगे। गोडसेवादियों के साथ जो समझौता करते हैं उनको वो समझौता मुबारक। गोडसेवादी विचारधारा को छोड़ करके हमारे विचार के साथ, हमारे कॉमन मिनिमम पर कोई आता है उसका स्वागत करते हैं। क्या नीतीश जी को भी आप लोग ऑफर करते हैं कि आइए? हमने एक लाइन ड्रॉ है। लाइन ये है कि गोडसेवादियों के साथ कोई संबंध गांधीवादियों का हो नहीं सकता है। कल का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मैं कोई फाइनलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैचारिक बात आपसे कह रहा हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, ये दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में काफी मजबूती राज्य स्तर पर देखने के लिए मिल रही है। प्रदेश के नेता जो हैं वो संभल कर बयान दे रहे हैं। बिल्कुल संभाल कर बयान दे रहे हैं। और आज जो मीटिंग होनी है इसमें जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर जो है वो फैसला हो सकता है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की बैठक में ये तय होगा कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट है? आरजेडी इसको कर रही है लेकिन कांग्रेस फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। अगर इस पर आज कांग्रेस की सहमति बन जाती है, अन्य दलों की सहमति बन जाती है, तो ये बैठक चुनाव को लेकर महागठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर मतभेद अब भी बरकरार है। एक तरफ नीतीश चेहरा है, दूसरी तरफ चेहरा कौन है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। वहीं किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, इस पर भी जो है आज के बैठक में जो है वो मंथन होना है। उसके अलावा साझा चुनाव प्रचार अभियान किस तरह से चलाया जाए, क्या जिलावार सम्मेलन किया जाए एनडीए की तरह, तो इन तमाम मसलों पर जो है आज ये बातचीत होनी है बैठक में। बैठक 2 बजे से शुरू होगी। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, अभी 6 दल है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई और मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी उनकी है। 2 और सहयोगी दल जो है महागठबंधन में आ सकते हैं, जिसमें एक पशुपति पारस हैं, चिराग के चाचा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरएलजेपी प्रमुख, वो एनडीए से अलग हो गए हैं, वो जल्द महागठबंधन में आ सकते हैं। और वहीं आईपी गुप्ता, इंडियन इनकलाब पार्टी अभी वो बनाए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही गांधी मैदान में रैली की है, पूरे गांधी मैदान को उन्होंने भर दिया था। तो ताती तत्वा समाज में ये पार्टी अपना भविष्य देख रही है। तो इन दोनों दलों की आने वाले समय में महागठबंधन में एंट्री हो सकती है। वहीं बैठक से पहले आरजेडी ने एक बड़ा दावा यह किया है कि अभी एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जो असहज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अब दावे में कितना दम है ये आने वाले समय में बताएगा। लेकिन चुनावी साल में महागठबंधन की महाबैठक जो है वो होने जा रही है। अब क्या कुछ इसमें फैसले होते हैं, इस पर नजर टिकी हुई है। आरजेडी दफ्तर में नजर बनाकर रखिए। बिल्कुल, आरजेडी के दफ्तर में ये बैठक शुरू होगी दोपहर में 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है जब ये बैठक होनी है। जैसे ही इस बैठक से कुछ और खबरें छनकर आएंगी आपके सामने रखेंगे। आज सुबह आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची, छापेमारी की। सीबीआई की रेड अब खत्म हो गई है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विदेशी फंडिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जांच तेज हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी पर विदेशी चंदे को लेकर बड़ा आरोप है। विदेशी चंदे को लेकर सीबीआई ने कल ही इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की है। आम आदमी पार्टी पर आप ओवरसीज इंडिया नाम से नेटवर्क बनाकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के वॉलंटियर्स को शामिल कर विदेशी फंड जुटाने का आरोप है। इसी मामले में केस दर्ज कर आज सीबीआई की टीम जांच के लिए दुर्गेश पाठक के घर पर पहुंची और वहां पर करीब 2 घंटे तक सीबीआई की टीम ने जांच की है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर ये जो आरोप हैं, आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया नाम से नेटवर्क बनाया गया,
उसी के जरिए वॉलंटियर्स जो शामिल किए गए और फिर चंदा इकट्ठा किया गया, नेताओं को सीधे पैसा भेजा गया। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक, कपिल भारद्वाज के नाम हैं जो इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। फर्जी पहचान से, गलत दस्तावेज से ये चंदा भेजा गया। चंदा देने वालों की पहचान छिपाई गई। एक पासपोर्ट नंबर से कई लोगों ने चंदा भेजा। चंदा देने वाले 71 लोगों के सिर्फ 21 मोबाइल नंबर ही। तो ये तमाम अनियमितताएं जो सामने निकल कर आई हैं, जिसके बाद मामला दर्ज कर अब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। वहीं मनजिंदर सिंह सरसा वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी, जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था। उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। अपनी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि देखिए दुर्गेश पाठक के वहाँ सीबीआई का रेड पड़वाई जा रही है क्योंकि गुजरात में चुनाव किस तरह नहीं जा रही, करप्शन की है, पैसा लूटा है, इसलिए रेड हो रही है। अगर आप करप्शन करोगे तो मैं तो अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पंजाब के लुटेरों अभी भी बाहर आ जाओ, वरना हशर देख लो जो केजरीवाल जी का, दुर्गेश पाठक जी का या सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी का हो रहा है, वही जो पंजाब को लूट रहे हैं उनका भी हिसाब होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से समझते हैं। मनोज, एफसीआरए के तहत कल ही सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया। आज दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की टीम, दुर्गेश पाठक की क्या भूमिका इस मामले में जो सीबीआई जांच करने के लिए सीधे दुर्गेश पाठक के घर पर पहुंची, और इससे क्या आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी सीबीआई के रडार पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दुर्गेश पाठक के अलावा इसमें कपिल भारद्वाज का नाम भी सामने आया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कुछ और भी लोग हैं जिनको ये सीधी जो है फंडिंग की गई है। 155 लोगों की ये फंडिंग की गई है जो विदेशों से आई है, जिसमें कनाडा से, अमेरिका से $29,000 जो हैं वो पहुँचे हैं, जिसमें एफसीआरए का उल्लंघन किया गया है। साफ तौर पर एफआईआर में ये लिखा गया है। तो ये पैसा किस तरीके से पहुँचा, किस अकाउंट में पहुँचा, किस के अकाउंट में पहुँचा, इस सबकी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई कर रही है। इसके अलावा ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी और जांच करने के बाद अपनी जो एक रिपोर्ट थी वो गृह मंत्रालय को सौंपी थी और अब गृह मंत्रालय से इजाज़त मिलने के बाद सीबीआई ने भी इस मामले को दर्ज किया है और सीबीआई भी अब इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें साफ तौर पर यह पाया गया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंडिंग हुई और जिसमें एफसीआरए का उल्लंघन किया गया। उसी के तहत ये पूरी की पूरी जाँच चल रही है और उसी में जब दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया तो दुर्गेश पाठक के घर आज सुबह सीबीआई की टीम पहुंची, वहां पर रेड की गई। अब आगे क्या निकल करके आता है ये देखना होगा। और अब बात मेरठ की करते हैं, जहां मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात फिर हुई है। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यहां सोते वक्त पहले अपने पति का गला घोटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया और सांप ने युवक को 10 बार डसा। तस्वीरें भी उस वक्त सामने आई थी और वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिवार को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने की वजह से हुई है और इसीलिए शव के नीचे सांप को रख दिया। शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया और पूरी साजिश का खुलासा तब पूछताछ में हुआ। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और यहां 10 बार सांप से डसवाया, लेकिन सांप के डसने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी। बीवी उसका कत्ल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर चुकी थी। मेरठ में एक बार फिर एक ऐसी ही वारदात, जहां पति की हत्या में कोई और नहीं बल्कि पत्नी का हाथ ही सामने आया है और ये पूरा खुलासा हुआ जब पुलिस ने सख्ती के साथ मृतक की बीवी से पूछताछ की। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में 4 सीट दाखिल होने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चार्जशीट जब दाखिल की गई ईडी की, उसके बाद से ही कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला भी फूका और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन करते हुए आप कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहां पर तनातनी अब देखने को मिल रही है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया था और अब जवाबी प्रदर्शन किया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्रतीकात्मक पुतला भी यहां पर फूंका गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। ये भोपाल में बीजेवाईएम का हल्ला बोल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चार्जशीट में सोनिया गांधी को नंबर 1 आरोपी, राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बताया गया है और उसके बाद से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत कार्रवाई की गई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। पुतला फूंका गया है, पुतला प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का पुतला यहां पर फूंकते हुए आपको बीजेवाईएम के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भी ये जवाबी मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के जवाब में। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।